दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, उन बातों को आज हम जानेंगे। कुछ विशेष तथ्य। सबसे पहले हम जब किसी वर्ण को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे को लाइन खींचते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं हम खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। वर्ण, जब किसी वर्ण को लिखते हैं, जैसे का लिखा, तो ये जो नीचे को ये लाइन खींची, इसको बोलते हैं हम खड़ी पाई और ये बना का। अब इसके ऊपर जो हम रेखा खींचते हैं, किसी वर्ण के ऊपर जो रेखा खींची जाती है ऊपर से, उसे हम कहते हैं सिरो रेखा। उसे हम क्या कहेंगे? सिरो रेखा। अर्थात वर्ण को प्रारंभ करने या वर्ण लिखने के लिए जब हम नीचे को जिस लाइन का प्रयोग करते हैं, जो लाइन नीचे को खींचते हैं, उस लाइन को कहते हैं हम खड़ी पाई। और वर्ण के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसे कहते हैं हम सिरो रेखा। उदाहरण के लिए देखा, हमने का वर्ण लिखा। का वर्ण, ये का वर्ण में जो नीचे को जो ये लाइन है, इसे कहते हैं हम खड़ी पाई। खड़ी पाई। और ये का वर्ण के ऊपर जो सीधी लाइन खींची गई है, इसे कहते हैं हम सिरो रेखा। इसे कहते हैं हम सिरो रेखा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जब हम किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगाते, ऊपर लगाते, आगे लगाते, पीछे लगाते, उन चिन्हों को, उन बिंदु को क्या कहते हैं और ये किन किन वर्णों के साथ इन बिंदुओं का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, ये खड़ी पाई है। अब खड़ी पाई के ऊपर ये सिरो रेखा है। खड़ी पाई के ऊपर क्या है? सिरो रेखा है। खड़ी पाई के ऊपर सिरो रेखा है। सबसे पहले देखते हैं, जब किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? इस बिंदु को कहते हैं हम अनुस्वार। इस बिंदु को कहते हैं हम अनुस्वार कहते हैं। और यह केवल इनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग हम केवल और केवल स्वरों के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? स्वरों के साथ। अनुस्वार का प्रयोग किसके साथ करते हैं? स्वरों के साथ। अब मैंने बताया तो जो अयोगवाह जो स्वर होते हैं या वर्ण होते हैं, वह दो होते हैं। अयोगवाह जो स्वर होते हैं वह होते हैं अंग और आह। इन दोनों का प्रयोग केवल और केवल स्वरों के साथ होता है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग केवल और केवल स्वरों के साथ होता है, क्योंकि ये क्या है? अनुस्वार है और ये क्या है? विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग। इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा पंख। पंख लिखा है, तो पंख लिखा है और पंख पा के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। जबकि पा क्या है? व्यंजन है। लेकिन अगर इस शब्द को हम अलग अलग करें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अनुस्वार किसके ऊपर लगा है। जबकि हमने पढ़ा कि अनुस्वार का प्रयोग हम स्वर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? स्वर के साथ करते हैं। इसीलिए अनुस्वार व्यंजन पे नहीं, अपितु किस पे लगा है? स्वर पे लगा है। किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे हम कहते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार का प्रयोग हम केवल और केवल स्वरों के साथ करते हैं। अब किसी वर्ण के आगे जो बिंदी लगती है, उसे कहते हैं हम पंचमा अक्षर। उसे कहते हैं हम पंचमा अक्षर। और पंचमा अक्षर केवल और केवल एक ही वर्ण होता है और ये एक ही वर्ण पे बिंदी लगती है। वह है क वर्ग का पांचवा वर्ण। कौन सा है? ग। यह केवल एक ही वर्ण के साथ बिंदी लगती है, जो कि क वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, ग। अब आता है, किसी वर्ण के नीचे जो बिंदी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ताड़नजात चिह्न। उसे कहते हैं हम ताड़नजात चिह्न। और यह केवल और केवल दो वर्णों के साथ लगते हैं। कौन कौन से? डा और ढा। इनके साथ लगते हैं, डा और ढा। इनके और अन्य नाम भी है। इनको हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन।
इनको क्या कहते हैं? फेंका हुआ व्यंजन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्विगुण। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? द्विगुण। जब किसी वर्ण के नीचे जो बिंदी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? ताड़ंजा चिह्न। या हम उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन या फेंका हुआ व्यंजन, या हम कहते हैं द्विगुण। अब इसका उच्चारण भी अलग से होता है। इसका उच्चारण क्या हो जाता है? अड़ा और अढ़ा। जबकि ये क्या है? डा, ये क्या है? ढा। इसका है अढ़ा, ये क्या है? अढ़ा। अंग्रेजी में इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। इसको किससे डिनोट करते हैं? डी एच से। जबकि अढ़ा को हम किससे, जो ताड़नजात व्यंजन है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। और इसको हम अढ़ा को हम किससे डिनोट करते हैं? आर एच से। उदाहरण के तौर पे देखें कि हमारे एक जनपद का नाम है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल शब्द में जो है ताड़नजात वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसी वजह से हम पौड़ी को क्या लिखते हैं? PAURI। जबकि गढ़वाल को हम क्या लिखते हैं? GARAL। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि हम पौड़ी को PAUDI ना लिख के बल्कि हम क्या लिखते हैं? पौड़ी, PAURI। आर क्यों लिखा? क्योंकि आर क्या है? आर जो अड़ा है जो ताड़नजात जो वर्ण है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से करते हैं। और अढ़ा है उससे हम किससे डिनोट करते हैं? RH से। इसी वजह से गढ़वाल GARHAAL। इसीलिए RH का ही प्रयोग होता है, ना कि DH का। अब किसी वर्ण के पहले जो चिह्न लगता है, किसी वर्ण के पहले जो चिह्न लगता है उस चिह्न को कहते हैं हम नुक्ता। उसे क्या कहते हैं? नुक्ता। किसी वर्ण के पहले जो चिह्न लगता है उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता। और ये केवल 5 वर्णों के साथ नुक्ता चिह्न का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? का, खा, गा, ज, फा। ये नुक्ता चिह्न है। अब ये हिंदी भाषा के वर्ण नहीं है। अब इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? इन वर्णों को कहते हैं हम अरबी व फारसी भाषा के शब्द। अरबी व फारसी भाषा के शब्द। अब ये क्या कहलाएंगे? अरबी व फारसी भाषा के शब्द के वर्ण। अब ये किसके वर्ण हैं? अरबी व फारसी भाषा के वर्ण हैं। जब तक इन पे नुक्ता चिह्न ना हो तब तक ये क्या है? जब तक ये क्या है? हिंदी भाषा के वर्ण है। हिंदी भाषा के वर्ण है। यदि इन पे नुक्ता चिन्हों का प्रयोग किया जाए, नुक्ता चिन्हों का प्रयोग या नुक्ता चिन्ह लगा दिया जाए, तब ये किसके शब्द हो जाए? किसके वर्ण हो जाते हैं? अरबी और फारसी भाषा के वर्ण हो जाते हैं। अब इन वर्णों की खोज किसने की? इन वर्णों की खोज या इन वर्णों की पहचान राजा शिव प्रसाद के द्वारा की गई। राजा शिव प्रसाद के द्वारा की गई। राजा शिव प्रसाद के द्वारा की गई। और इन्हीं को एक उपाधि दी गई जो है सितार-ए-हिंद की। इनको कौन सी उपाधि दी गई? सितार-ए-हिंद। कौन सी उपाधि दी गई? सितार-ए-हिंद की उपाधि राजा शिव प्रसाद को दी गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, या हम कहें कि अरबी या फारसी भाषा के जो वर्ण ये इन्हें कहा जाते हैं, जो ये नुक्ता, जिन वर्णों पे नुक्ता चिह्न का प्रयोग हुआ है, का, खा, गा, जा, फा, ये 5 है। का, खा, गा, जा, फा। इन पे जब ये नुक्ता चिह्न का प्रयोग होता है तब ये क्या हो जाते हैं? अरबी व फारसी भाषा के वर्ण कहलाते हैं। या हम उसको सिंपल से भाषा में या सिंपल तौर पे लिख सकते हैं, या नोट के रूप में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं? ये खड़ी पाई है, ये क्या है? शिरोरेखा। शिरोरेखा के ऊपर इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, इसको क्या कहेंगे? अनुस्वार कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर
जो बिंदु लगता है उसे हम अनुस्वार कहेंगे। वर्ण के आगे इसे क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर आगे लगता है। खड़ी पाई या वर्ण से पहले जो बिंदु लगता है उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता। और वर्ण के नीचे जो बिंदु लगता है उसे हम क्या कहेंगे? ताड़नजात। उसे हम क्या कहते हैं? ताड़नजात। तो ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि किसी वर्ण के जो ऊपर जो बिंदु लगता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और किसी वर्ण के आगे उसे हम पंचमा अक्षर कहते हैं, और नुक्ता जब वर्ण से पहले उसे हम नुक्ता चयन कहते हैं, वर्ण के नीचे जो लगते हैं उसे हम ताड़नजात कहते हैं। ताड़नजात दो वर्णों के साथ लगते हैं। कौन कौन से? डा और ढा। नुक्ता का, खा, गा, ज, फा। जबकि पंचमा अक्षर केवल एक ही है। और अनुस्वार हमने बताया, अनुस्वार किसके साथ प्रयोग किया जाता है? जो अंग है। क्या है? अंग, अर्थात अयोगवाह जो स्वर होते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि झा से जो झरना होता है इसको हम पहले कैसे लिखते थे? झा को हम पहले कैसे लिखते थे? झा को हम पहले लिखते थे, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस वर्ण का प्राचीन रूप है? किस वर्ण का प्राचीन रूप है? किस वर्ण का? झा का प्राचीन रूप क्या था? इस प्रकार से हम झा को पहले ऐसे लिखते थे। और ये क्या है? अब इसको हमने अमानक रूप दे दिया है। इसको हमने क्या दे दिया? अमानक रूप दे दिया है, क्योंकि ये असभ्य सा लग रहा था। अब इसका मानक जो सही रूप जो है वो क्या है? झा। झा क्या है? इस प्रकार से हम झा को अब लिखते थे। और झा का जो प्राचीन रूप है वो इस प्रकार से था। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस वर्ण का जो है नवीनतम रूप है, या किस वर्ण का प्राचीन रूप ये था। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि व्यंजनों को स्वर रहित करना। रहित का अर्थ क्या होता है? रहित का अर्थ होता है के बिना। रहित का अर्थ होता है के बिना। जबकि सहित का अर्थ होता है के साथ। सहित का अर्थ होता है के साथ, रहित का अर्थ होता है के बिना, सहित का अर्थ होता है के साथ। व्यंजनों को स्वर रहित करना, या हम कह सकते हैं इसको कि व्यंजनों को आधा लिखना। व्यंजनों को आधा लिखने का नियम। आधा लिखने का नियम। किन व्यंजनों को हम आधा किस प्रकार से लिखें? व्यंजनों को आधा किस प्रकार से लिखें? सबसे पहला नियम है, कि ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वह खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं जाते हैं। खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं जाते हैं, उन वर्णों को आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं? खड़ी पाई को हटा देते हैं। और ऐसे वर्ण कितने होते हैं? 22 वर्ण होते हैं। ऐसे वर्ण कितने होते हैं? 22 वर्ण। तो नियम 1 क्या कहता है कि ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है, और वह खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं जाते। उदाहरण के तौर पे समझिए कि ऐसे वर्ण, इनकी संख्या होती है 22। इनकी संख्या है 22। ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है
और वह खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं जाते हैं। उन्हें आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्या करते हैं, खड़ी पाई को हटा देते हैं, खड़ी पाई को हटा देते। जैसे खा, ये क्या है, खड़ी पाई। ये क्या है, गा। ये क्या है, घा। ये क्या है, जा। ये क्या है, जैसे चा। ये क्या है, जैसे माँ। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है किंतु वह उससे आगे या उसे लांघकर आगे नहीं जाते हैं, उन्हें हम आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देंगे। खड़ी पाई को हटा देंगे। आगे जाने का मतलब, आगे लांघना के मतलब होता है, जैसे का है। अब एक का है, ये तो यहाँ तक का बना है, लेकिन ये इस खड़ी पाई को आगे लांघ रहा है, यानी इतना भाग इसका आगे जा रहा है, अर्थात ये इसमें नहीं आएगा, इस नियम में नहीं आएगा। इस नियम का यही कहता है कि जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, ऐसे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वह उस खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं जाते हैं, उन्हें हम आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे खड़ी पाई को हमने हटा दिया, खड़ी पाई को हटा देंगे हम। अब जैसे उदाहरण भी देखेंगे हम इसका, खड़ी पाई को हटा दिया। अब ये क्या हो गई, आधा। ऐसे वर्ण होते 22। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे लिखते हैं मम्मी। तो मम्मी में हमने क्या कहा कि जो खड़ी पाई थी, माँ में जो खड़ी पाई थी उसको हटा दिया, मम्मी। इस प्रकार से एक उदाहरण ये रहा। दूसरा नियम क्या कहता है कि ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वह खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं, खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं, उनको आधा लिखने के लिए या स्वर रहित करने के लिए, स्वर रहित करने के लिए आगे गया हुआ भाग को आधा कर देते हैं। ऐसे वर्ण केवल 2 ही हैं। कौन कौन से, का और फा। केवल 2 वर्ण हैं जो क्या करते हैं, खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं। इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भाग आधा गया है उसको हम आधा कर देते हैं, सिर्फ इतना। फा को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी नीचे वाला भाग को हम क्या कर देते, हटा देते हैं और इनको आधा लिखना, या हम इसको कहें स्वर रहित करना। क्या करना, स्वर रहित। तो ऐसे वर्ण जिनमें मतलब खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वह खड़ी पाई को लांघकर भी आगे जाते हैं, उनको आधा लिखने के लिए या उनको हम स्वर रहित करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भाग उसका आगे गया है उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इसमें केवल 2 वर्ण हैं, का और फा। अब अगला नियम क्या है कि ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, उन्हें आधा लिखने के लिए या उनको या स्वर रहित करने के लिए, या स्वर रहित
करने के लिए उन वर्णों पे हम क्या कर देते हैं, उन वर्णों पे हलंत लगा देते हैं, उन वर्णों पे हलंत लगा देते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 9। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। इनकी संख्या 9 होती है। अब इनको हम ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, उनको हम स्वर रहित करने के लिए या हम कहें उनको आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उन वर्णों के नीचे हम क्या कर देते हैं, हलंत का प्रयोग कर देते हैं, सिर्फ रा को छोड़कर। सिर्फ किसको, रा को छोड़कर, रा को छोड़कर, रा को छोड़कर, रा को छोड़कर। रा के नियम कुछ अलग है। कौन कौन से हैं, जैसे ग, जैसे है छा, जैसे है हा, जैसे है टा, ठा, डा, ढा, दा। कौन कौन से हैं, ग, छ, हा, टा, ठा, डा और ढा और दा। अब इन वर्णों को आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनके नीचे हम क्या कर लेते हैं, हलंत का प्रयोग कर देते हैं। इनके नीचे हम क्या कर देते हैं, आधा लिखने के लिए या स्वर रहित करने के लिए इन वर्णों के नीचे हम हलंत का प्रयोग कर देते हैं। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, गोल वर्ण। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, गोल वर्ण, गोल वर्ण। अर्थात ऐसे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, उनको आधा लिखने के लिए या हम कहें उन्हें स्वर रहित करने के लिए उन वर्णों के नीचे हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। और ऐसे वर्ण कितने हैं, 9 वर्ण हैं, लेकिन रा के कुछ अलग नियम है। अब रा के नियम हम पढ़ते हैं। रा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, रा के कुछ विशेष नियम है। रा ये पूर्ण रा होती है। ये कैसी रा है, पूर्ण रा, पूर्ण रा। अर्थात पूर्ण रा कहने का मतलब है इसमें स्वर सहित है। कैसे, स्वर सहित है। अब खड़ी पाई पे एक रा लगती है, खड़ी पाई पे तिरछी, ऐसी रा लगती है खड़ी पाई पे तिरछी। ऐसे वर्ण 24 ऐसे वर्ण जो है जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, ऐसे वर्ण जिसमें खड़ी, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है, जो कि स्वर रहित हो, जो कि स्वर रहित हो, जो कि स्वर रहित हो, उनको उनके साथ रा का प्रयोग करने के लिए, रा का प्रयोग करने के लिए तिरछी रेखा, तिरछी हम कहें तिरछी रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा पा, क्या लिखा, पा। अब पा पे जब हमने रा लगाएंगे, पा पे हम रा लगाएंगे तो क्या ऐसे, ये क्या है, रा। ये कौन सी रा है, रा है। और यह रा भी कैसी रा होती है, पूर्ण रा। कैसी होती है, पूर्ण रा। पूर्ण रा का मतलब ये होता है इसमें स्वर है, यानी स्वर रहित, स्वर सहित। कैसी है, पूर्ण रा है। पूर्ण रा का मतलब होता है रा प्लस आ। पूर्ण रा ये होती है रा प्लस आ। पूर्ण रा स्वर सहित होती है। और जैसे इसका उदाहरण देखिए, प्रकाश। उदाहरण क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश में पा, जो इस पे जो ये पा है, पा व्यंजन जो है, यह कैसा है, स्वर रहित है। ये कैसा है, स्वर रहित है। जब हम इस पे रा का प्रयोग करते हैं तो ये वाली जो रा होती है, ये रा कैसी मानी जाती है, पूर्ण रा मानी जाती है। अब गोल वर्णों के साथ हम रा का प्रयोग कैसे करते हैं। गोल वर्णों के साथ रा का प्रयोग, गोल वर्ण जो हमने बताया भी 9
रा को छोड़ के 8 जो गोल वर्ण हैं उनके साथ हम जब रा का प्रयोग करते हैं, गोल वर्णों के साथ रा का प्रयोग। अब गोल वर्णों के साथ जब हम रा का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए टा है, टा के साथ हम रा लगाएंगे, तो टा के साथ जब हम रा लगाएंगे, जब ये कि टा को क्या है, स्वर रहित करना है, टा को क्या करना है, स्वर रहित, तो टा को स्वर रहित करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। अब इस पर रा लगाएंगे तिरछी, तो ये क्या हो गई, रा। कई बार ऐसे हम इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या है, रा, लेकिन ये जो लगता है ये क्या है, हलंत, ये क्या है, हलंत है, और ये क्या है, रा। और ये कैसी रा है, स्वर सहित, कैसी है, स्वर सहित, अर्थात पूर्ण रा, पूर्ण रा, इसको बोलते हैं पूर्ण रा। सिर्फ एक रा होती है जो आदि लगती है, उसे कहते हैं हम रेफ रा, उसे कहते हैं हम रेफ रा, उसको कहते हैं हम रेफ रा, जो कि किस सिरोरेखा के ऊपर लगती है, सिरोरेखा के या किसी वर्ण के ऊपर लगती है, वो ऐसी लगती है, इस प्रकार से वो रा लगती है, इस प्रकार से वो रा लगती है। और यही जो रा होती है इसी को बोलते हैं हम आदि रा, या हम इसको कहते हैं स्वर रहित, इसको बोलते हैं हम स्वर रहित। ये रा कौन सी है, स्वर रहित, अर्थात ये रा कैसी है, आदि रा है। ये कैसी रा है, आदि रा। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कर्म, कर्म, अब कर्म ये क्या है, आदि रा है। अब इसको अगर हम विच्छेद करके लिखें या इसको अलग अलग करके लिखें, किन किन वर्णों से कर्म बना है, तो का योग, आ योग, अब ये रा है, फिर क्या है, योग, मा योग, आ, स्वर सहित है का, फिर रा क्या है, स्वर रहित, इसलिए हम उसके साथ हमने आल नहीं लगाया, ये क्या है, आदि रा है, फिर मा क्या है, स्वर सहित है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम रेफ रा। एक नोट के तौर पे हम लिख भी सकते हैं कि, नोट के तौर पर लिख सकते हैं हम कि सिरोरेखा के ऊपर, रा का ये नियम है कि सिरोरेखा के ऊपर जो रा लगती है, जो रा लगती है वह आदि होती है, वह आदि होती है या स्वर रहित होती है, या स्वर रहित होती है। बाकी सिरोरेखा के नीचे, बाकी सिरो, या हम कहें बाकी खड़ी पाई पे, या हम कहें बाकी सिरोरेखा के नीचे, सिरोरेखा के नीचे जो रा लगती है, जो रा लगती है वह पूर्ण रा या स्वर सहित होती है, या स्वर सहित होती है। कहने का मतलब है कि सिरोरेखा के ऊपर जिस रा का हम प्रयोग करते हैं वह रा आदि होती है, अर्थात वह स्वर रहित होती है। और जो सिरोरेखा के नीचे वर्णों पे, सिरोरेखा के नीचे जो रा का प्रयोग करते हैं, जो रा का हम प्रयोग करते हैं, उस रा को हम क्या कहते हैं, पूर्ण रा कहते हैं। उस रा को क्या कहेंगे, पूर्ण रा, अर्थात वह स्वर सहित होती है। अब कई बार एक शब्द लिखते हैं, मान लीजिए क्या है, जैसे पृथ्वी है। अब पृथ्वी भी ये क्या है, ये कौन सी रा है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं कि कौन सी रा है, जबकि रा नहीं है, ये क्या है, रा नहीं है, ये क्या है, रू है, ये क्या है, रू है, ये रा नहीं, ये क्या है, रू है। ये री का क्या है, री की मात्रा है, और ये क्या है, दूसरा इसी में देख सकते हैं हम, ये क्या है, ग्रह, ये भी क्या है, रू है, ये क्या है, रू। तो इस प्रकार से हमने हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे और जिसके बारे में आज अध्ययन किया।